चैप्टर 10। अच्छा हाँ, तेरा भी मैं कुछ करवाता हूँ उस लिक्विड्स वाले चैप्टर का, चैप्टर 10 का भी तेरे को भी थोड़ा उसमें गाइड करूंगा कैसे कैसे देखना है, और उसके बाद अपने डाउट्स पूछते जाना। परिश्री कौन से स्कूल में? सेंट एन्स। सेंट एन्स में अभी हाल तुम्हारा मिड टर्म 2 है, उसके बाद फाइनल एग्जाम लेट होगा। बट गुजरात बोर्ड है? नहीं सर, सीबीएसई ये हाफ ईयरली तो हो गई है, यूनिट टेस्ट 2 है। ठीक है, मतलब मार्च तक ही एग्जाम जाएगा वो, ठीक है। कुछ स्कूल बहुत खराब है यार, हमारी ले रखी है फिर इतनी अभी 11th जल्दी से एग्जाम। शुरू होने वाली है ना? क्या 11th से शुरू होने वाली है ना प्लस स्कूल? 11th स्कूल्स, वो तो अब हाँ, स्कूल्स के ऊपर 10th और है, वो 12th। तो मेन और 10th और 12th के लिए करेंगे पहले। ठीक है ठीक है, चलो। अब हम पढ़ते थर्मल एक्सपेंशन। थोड़ा बहुत आइडिया देके गया हूँ मैं थर्मल एक्सपेंशन का आपको लास्ट टाइम। क्या था थर्मल एक्सपेंशन? पॉइंट नंबर 6। क्या आ गया? हाँ ये It is thermal expansion is the increase in size of a body when external heat is provided. बोल सकते हैं भाई कि जब हम एक बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे तो हम व्हाट वी ऑब्जर्व कि उसके डायमेंशंस बढ़ने लगेंगे। कभी लेंथ बढ़ जाएगी, कभी लेंथ, दोनों साइड की लेंथ बढ़ रही, मतलब एरिया बढ़ जाएगा, कभी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसी पार्ट को हमने क्या बोल दिया, इसी फिनोमिना को एक्चुअली हमने क्या बोल दिया, थर्मल एक्सपांशन। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। अब अगर बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही हो सिर्फ, तो उस टाइप के थर्मल एक्सपांशन का नाम क्या रखा जाएगा? देखो देखो, बताओ बताओ। लीनियर। लीनियर। तो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन। अगर बॉडी का एरिया बढ़ जाए तो वो वाला एक्सपांशन क्या बन जाएगा? एरिया एक्सपांशन। इसको कभी कभी एरियल वर्ड भी यूज करते हैं या सुपरफिशियल भी यूज करते हैं, तो सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, एरिया एक्सपांशन को। और अगर बॉडी का वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आए तो वो हो जाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बेसिकली 3 टाइप के एक्सपेंशंस वी आर गोइंग टू स्टडी, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। कॉज ऑफ एक्सपेंशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई कोई, यार ये बड़ी बदतमीजी है यार जियो वालों की, बीच क्लास में ऐड दे देते, मेरा अलाइनमेंट ही चेंज कर दिया। ठीक है, सो कोई मुझे बताएगा एक्सपेंशन का कॉज? कॉज क्या था एक्सपेंशन का? परिश्री, आप बता पाओगे? ट्राई करो। हाँ सर, 1 मिनट। यार ये तो मिनट, हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मिनट मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब मैं ट्राई। यस फेर। सर मींस एग्जैक्ट लैंग्वेज अंदर जो लिखा है वही बोलना है या खुद से बोलना है? तूने जो समझा वो बता, फिर जो लिखा है वो तो पता है। हाँ सर, ड्यू टू हीट प्रोवाइडेड टू अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट, उसके सब मॉलिक्यूल्स जब अंदर एक्सपांड होते हैं ड्यू टू द एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो मैं तो यही समझा हूँ, दिस इज थर्मल एक्सपांशन। ठीक है ठीक है। बेसिकली नॉर्मल स्टेट में हर बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है नॉर्मल सिनेरियो में। बट जब आप इन्हें हीट सप्लाई करते हो तो सभी मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते, अपनी जगह पर वाइब्रेट करते। बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशंस क्या होगा, हर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब अगर सबके बीच का थोड़ा 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 डिस्टेंस बढ़ता गया तो अल्टीमेटली आपको बॉडी के डायमेंशंस थोड़े से बड़े हुए दिखते हैं, और यही कॉज होता है थर्मल एक्सपेंशन का कि क्यों बॉडी का डायमेंशन बढ़ा। पर ये याद रखना, कभी भी बॉडी इतनी ज्यादा एक्सपांड नहीं होगी कि 10 मीटर की थी और 20 मीटर की हो गई।
ये ऐसा कुछ नहीं होगा, 10 की थी तो 10.1 मीटर हुआ होगा, 10.05 मीटर हुआ होगा, 10.2 हो गया होगा, बहुत ज्यादा कर दिया होगा, इससे ज्यादा मतलब बेसिकली ये जो डेल्टा एल होता है इस एल के सामने बहुत छोटा होता है, होगा। पर ऐसा मत समझ लेना कि इतना बड़ा, खरीद के आए थे 1 मीटर की, गर्म करके 2.5 मीटर कर दी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन तीनों एक्सपांशन में 3 टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। लीनियर एक्सपांशन में लीनियर एक्सपांशन का कांस्टेंट होगा, एरिया में एरियल वाला होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम वाला होगा। तो इन तीनों के कोएफिशिएंट्स को क्या क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स को? लीनियर एक्सपांशन का जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। तो अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब ये इसका एक कांस्टेंट होगा। मैं बताता हूं इसका फॉर्मूला क्या क्या है सब कुछ, बट पॉइंट नंबर 7 की मैं ये बात कर रहा हूं, हर एक्सपांशन में अपना एक कांस्टेंट आएगा। तो लीनियर एक्सपांशन का कांस्टेंट होता है अल्फा। व्हाट इज अल्फा? कोएफिशिएंट ऑफ, बोल के देखो अंदर ही अंदर अच्छा लगेगा, लीनियर एक्सपेंशन। वैसे ही एरियल एक्सपांशन का कांस्टेंट होता है बीटा, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एरियल या एरिया एक्सपांशन। और वॉल्यूम गामा। एक्सपांशन का कांस्टेंट होता है गामा। वाह, पता नहीं था, सब ट्रेंड गेस किया मैंने। पकड़ पकड़ लेता है वो होता है ना, 1 2 तो 3 अपने आप ही निकल जाता है। वैसे अल्फा है बीटा है तो गामा अपने आप निकलेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं इन तीनों के कांस्टेंट्स के। बट कभी कभी लाइफ को इजी बनाना ही नहीं है बुक को, तो बुक क्या करती है, एक्सपांशन के लिए लिख देती अल्फा एल, इसके लिए लिख देती अल्फा ए, और इसके लिए लिख देती अल्फा वी। मैं ये कभी रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, ये कंफ्यूजन होता है इसमें। अल्फा सबस्क्रिप्ट एल सबस्क्रिप्ट ए सबस्क्रिप्ट वी, मतलब ये इनके दूसरे रिप्रेजेंटेशंस हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं लीनियर वॉल्यूम, तो मैं यही करूंगा अल्फा बीटा एंड गामा, ये भी बुक्स में दिए होते हैं। तो यही इजी है आपको भी समझने के लिए, ज्यादा झंझट नहीं होगा। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, एंड गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपांशन। कोई डाउट? अब देखो, सपोज करो, मैं फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं आपको। सपोज करो कि आपकी इनिशियली रॉड की लेंथ थी एल एट टेम्परेचर टी, बट जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कितने अमाउंट से? टी प्लस डेल्टा टी, तो लेंथ में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया। कितने अमाउंट से? एल प्लस डेल्टा एल, ऐसा। साथ में लिखना था, बीच में लाइन गलत आ गई मेरी। एल प्लस डेल्टा एल। तो ये जो लेंथ का चेंज हुआ, ये किस किस पर डिपेंड करेगा? तो मैं बोलूंगा दिस चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। कैसे, वो समझो आप। अगर लेंथ इतनी थी तो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सब खिसक खिसक के खिसक खिसक के खिसक खिसक के डेल्टा एल अमाउंट से लेंथ बढ़ गई होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। बट अगर लेंथ ओरिजिनली बड़ी होती तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर ज्यादा होते? और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते तो वो एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा बढ़ता। सर फिर से बोलो तो। देखो, ओरिजिनली लेंथ एल है तो मान लो इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स, तो सब थोड़े बहुत हीट होने पर बड़े होंगे, मतलब एक्सपैंड हुए होंगे, उनके बीच का एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस बड़ा होगा, तो लेंथ कितने अमाउंट से बढ़ गई? डेल्टा एल से। बट अगर और इसमें लेंथ में बढ़ा देता, ओरिजिनली बड़ी रॉड लेता जिसके अंदर 100 नहीं 200 मॉलिक्यूल्स होते, तो क्या थोड़ा डिस्टेंस डेल्टा एल में और बढ़ता? क्योंकि 100 बड़े थे तो डेल्टा एल बढ़ा, और भी तो दूसरे 100 भी तो थोड़े एक्सपांड हो रहे होंगे। तो बेसिकली मैं एक रिलेशनशिप बता सकता हूं ना कि ये जो लेंथ का चेंज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ओरिजिनल लेंथ पर। जितनी बड़ी रॉड लोगे उतना ज्यादा ही ये चेंज इन लेंथ मिलेगा। और ये चेंज इन लेंथ हेतु किस पे डिपेंड करता है?
सो टेम्परेचर पे ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर पे भाई, सही बात है, टेम्परेचर डिफरेंस पर, मतलब जिस अमाउंट से मैं बढ़ा रहा हूँ, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज्यादा ये ओरिजिनल टी और डेल्टा टी के बीच में डिफरेंस होगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा ये लेंथ भी बढ़ेगा। जब इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा एल डेल्टा टी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, ये अल्फा है। हाँ, भेदभाव करने का, थोड़ा सा अलग अलग रखने का। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, जिसमें अल्फा मैंने क्या बताया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आपको वैसे तो फॉर्मूला डायरेक्टली दे दिया जाता है, मैंने आपको डिराइव करवा दिया कैसे आया ये। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से डेल्टा एल बाय एल इंटू 1 बाय डेल्टा टी, ये ही दिया जाता है डायरेक्टली। क्लियर है, लिख लिया सबने? अब देखो यहां से अल्फा को डिफाइन कैसे करूंगा मैं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। क्या बोला मैंने, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इस तरीके से मैंने अल्फा को डिफाइन कर दिया। अब मुझे फेयर इन आप बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, इधर से देख के कि यहाँ पे अल्फा का एसआई यूनिट क्या मिलेगा मुझे। सर लेंथ है तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का होता है। का हो गया, हाँ तो सर उसका नहीं होगा। तू बताओ, जब भी मैं तुझे बोलूं कि तू देख कि मैंने फॉर्मूले से कैसे लाना है, तो हर एक क्वांटिटी की जगह उसका यूनिट लिख दे, जो कट रहा है काट दे, जो बचेगा वो तेरा फाइनल आंसर। ओके सर, तो डेल्टा एल मींस मीटर। मीटर पर जूल होगा शायद सर। मीटर सर may I try? हाँ हाँ May I बोल। try? हाँ हर्ष सर हर्ष Kelvin हमारी inverse गेस्ट स्टूडेंट है, आज आता शाम को है, पर मॉर्निंग में उसको आना चाहता था, मैंने सर आज मैं फ्री हूँ, आ जाता हूँ। सर Kelvin raised to -1 और Yes. degree Celsius raised to -. अरे सब देखो यार, लेंथ का लेंथ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट, तो बचेगा क्या, सिर्फ टेम्परेचर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यो सिद्धार्थ तो जूल वूल पता नहीं कहां से लिया। अबे जूल तुझे दिख किधर रहा है लेंथ और टेम्परेचर में? सिद्धार्थ जरा मुझे बता, तूने कौन से अरे सर सॉरी, वो एनर्जी का लिया है। तो टेम्परेचर हीट चेंज इन हीट हुआ ना, इसलिए मेरे को लगा ऐसा कुछ होगा। टेम्परेचर इज नो चेंज इन हीट। मैंने लास्ट क्लास में डिफरेंस फाड़ फाड़ के गला, जिसमें याना इतने बड़े बड़े यौन ले रही थी, मैंने इतना बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ऐसा मत बोलना, अलग अलग। सो सॉरी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ दैट एनर्जी। यस सर। यहाँ पे मैंने दोनों के स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी लिखवाए थे आपको, बड्डे। ठीक है सर बोलो यार। सर इससे पहले ना मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू था। ये लास्ट दो क्या है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया, तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज अल्फा, और अल्फा पर को एल सब्जेक्ट बना डेल्टा टी दिया। क्या है? ये एल है, ये डेल्टा टी है, ये तो था ना इस वक्त, तो तू थी। तो ओके डेल्टा एल इज डायरेक्टली अच्छा समझ गई मैं। प्रोपोर्शनल। हाँ 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 ठीक है, तो मैंने डिफाइन कैसे किया अल्फा को, यहाँ ना वो सुन ले। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर।
क्योंकि अगले दोनों आपको करने हैं, इसलिए मैंने आपको इसलिए इधर बोल दिया है। अब इधर क्या होगा, एरिया में चेंज आएगा। अगर एरियल एक्सपांशन है तो कौन सा डायमेंशन बढ़ेगा, एरिया। तो वो चेंज इन एरिया किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, ओरिजिनल एरिया से। जितना ज्यादा ओरिजिनल एरिया उतना ज्यादा चेंज इन एरिया मिलेगा। और किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हेतवी ने हमको पहले ही बता दिया था, टेम्परेचर डिफरेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन वी गेट डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। और इस केस में जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, सब क्या बीटा आएगा, कांस्टेंट। डेल्टा ए बाय बीटा। भाई इधर हटा था प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो क्या लाया था हमें, लीनियर एक्सपांशन का कांस्टेंट। तो इधर आएगा तो एरियल एक्सपांशन वाला कांस्टेंट आ जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन बीटा ये आ जाएगा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 बाय डेल्टा टी। 1 apart from delta. सिद्धार्थ, व्हाट इज द एसआई यूनिट? सर केल्विन या फिर सेल्सियस होगा। पक्का? हाँ सर, K माइनस रेज टू माइनस और C रेज टू माइनस। पूरा तो बोल, आधी चीजें तो खा गया। केल्विन बोलता तो केल्विन तो नहीं है, केल्विन इनवर्स है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। एरिया का यूनिट एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 1 अपॉन टेम्परेचर बचेगा। तो 1 अपॉन टेम्परेचर इज वापस सेम यूनिट। सर रेज टू -1 बोला था। वो तूने बाद में बोला, पहले तूने बोला था केल्विन होगा सर, सेल्सियस होगा, तो तू तो सस्ते में निपटा रहा था। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया per degree rise in temperature. Coefficient of superficial expansion is defined as change in area per unit area per degree rise in temperature. ठीक है, go with the flow. अब इसके लिए तुम्हें करना है, ये जो पार्ट मैंने छोड़ रखा है, आप सभी के पास 2 मिनट का पूरा टाइम है, तो स्टार्ट हो जाओ। ट्रेंड मैंने आपको पकड़ा दिया है कि क्या ट्रेंड मैंने फॉलो किया है दोनों के अंदर। लीनियर एक्सपांशन में लेंथ बढ़ती है, इसमें एरिया बढ़ता है, और इसमें वॉल्यूम बढ़ता है। करो करो जल्दी करो करो करो। और गामा का फॉर्मूला और डेफिनेशन बताओ। सर गामा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V इंटू 1 अपॉन डेल्टा T, और ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है। थैंक यू। सर डेफिनेशन तो नहीं पता। वो तू बता दे, यार तेरे ही वेट कर रहा था मैं। Okay. It is the change in volume per unit volume per degree rise in temperature. गुड। काइवल, तू भी एक बार बोल। Gamma is defined as change in volume per unit volume per degree rise in temperature. ओके, इजी है ना, परेशान हो जाएगा ये। Yes, sir. Sir, gamma is defined as the change in volume per unit volume and the per degree rise in the temperature. गुड, चलो तो ये मैंने आपको फॉर्मूलेस बता दिए, जब भी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े तो याद कर लेना। अच्छा ये भी काम का है कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने डिराइव करवाया। चेंज इन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये। तो इन सब पे बॉक्स बना बना के रखो तो पता रहेगा, नहीं इसकी वैल्यू तो थी अगर बॉक्स बनाया है तो। डब्बू की वैल्यू होती है डब्बू। बोलो राठौर जी। सर फेरेनहीट इनवर्स भी तो हो सकता है ना? क्या चीज? अरे वो हो सकता है, फेरेनहीट सर, यूज नहीं फेरेनहीट करते, इनवर्स। यूज नहीं करते तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस ही आता है। ओके। हटा दूं? सर और 2 सेकंड। दोस्त सेकंड, दोस्त के सेकंड्स क्यों ले रहे हैं?
ये सब चीजें नोट्स में लिख के रखोगे बेटर है यार, कॉपी वॉपी में मत लिखा करो। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी चीजें नोट्स की नोट्स में लिखो, जहां भी लिखना है, जहां भी एडजस्ट करना है, वो एडजस्टमेंट आपको नोट्स में ही करने का है। जितनी आजू बाजू में खुली खुली जगह दी, एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स नहीं दिए हुए बना के, क्या कॉपी आज है कल ना हो, नोट्स तो रहेगा कम से कम पढ़ने के लिए। अरे यार मुझे भी पता है कितनी होती है। सर मैं आपको दिखाऊंगी कभी मेरी नोट्स की कॉपी, आपसे बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी है मैंने। आपको अपने पेपर नहीं मिलेंगे तो मुझे मेरी नोट्स मिल जाती है। देख दोनों, तेरी बात का तो पता नहीं, मेरे को तो मेरे पेपर वैसे भी नहीं मिलते। मेरे पास 1000 पेपर ज्यादा हो चुके होंगे। मैं थोड़ी रोज सिर्फ नोट्स बना रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। और मेरे को थोड़ी ना ढूंढने होते हैं, मेरे को याद है तुम्हें ढूंढने की जरूरत पड़ेंगे। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मैं एक बच्चे के लिए नहीं सबके लिए बोलता हूँ। और जरूर नोट्स थोड़ी में ना सर फिर बहुत हौच पौच हो जाता है, फिर पढ़ने का मन भी ना हो, ऐसा हो जाता है। इन जनरल बता रहा हूँ यार, तो हौच-पौच हो जाता, तो रखो स्टिकी नोट्स मस्त मस्त। तो जब मैं लोगों के नोट्स बताऊंगा, इतने अच्छे उन्होंने प्रिपेयर कर रखे होते थे। क्या हर स्टूडेंट इतना एकदम अच्छी से नहीं रखता ना चीजों को, तो वो उसके क्या होता है, सर आज कॉपी तो घूम गई सर, सब उसमें लिखा था। तो मेरे को क्या सबके लिए बोलना पड़ता है, बाकी जो करते हैं अच्छे से काम वो तो कर ही लेंगे। सर भावना पहुंचनी चाहिए कैसे भी हो। वो पहुंचते पहुंचते कभी कभी बीच में नोट्स एग्जाम के पहले, और यार नोट्स में से पढ़ना है, फिर कॉपी ढूंढो, कॉपी में से पढ़ो, होमवर्क नोटबुक अलग है, तीन चीजों को तो फॉलो कर रहे हो, इतने में तो नींद आ जाती है साला, सो जाते हो तुम लोग। ठीक है, अब एक छोटू सी चीज पीछे दी हुई है, देखो कितनी जगह दी पीछे, देख 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 तू यहाँ ना पीछे पेज पलट के देख, ये जगह किसके लिए दी हुई है। ये जो गामा होता है वो हायर टेम्परेचर्स पर ही कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, लोअर टेम्परेचर पे इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो उसका एक छोटू सा डेरिवेशन करना है हमें, छोटू सा डेरिवेशन ही है। और क्वेश्चन इसका आप अपनी होमवर्क शीट में जाके देखो, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट गामा इज इक्वल टू 1/t। ऐसा ही कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, प्रूव करो गामा इज इक्वल टू 1/t। तो अब मैं आपको वो प्रूव करवाता हूं, प्रूव दैट गामा इज इक्वल टू 1/t, ये बोला है प्रूव करने के लिए हमें। सभी जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू nRT, जानना चाहिए सबको। तो nRT, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लू फॉर 1 मोल, तो ये इक्वेशन हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, differentiate above equation by keeping pressure constant, प्रेशर को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल में यहाँ पे डेल्टा की डी की जगह डेल्टा यूज करूंगा। आपको पता है वो कैसे, मैं डेल्टा से डी लेके आता था चैप्टर नंबर 3 में। तो अभी हाल अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और वॉल्यूम की जगह लिख दिया डेल्टा वी। आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टेम्परेचर की जगह लिख दिया डेल्टा टी, बस खत्म। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। प्रेशर पे इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रेशर को मैंने क्या माना है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू पी डेल्टा वी आर डेल्टा टी। डिवाइड 2 बाय 1, बताओ क्या बचेगा। सर एक मिनट, ये डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन बाय के बाद क्या लिखा है? बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। सर ये पता नहीं चला कैसा। सपोज कर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, किसी भी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता पी वी को, तो पी बाहर आ जाता, तो ऐसे लिखते थे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे होते, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है यहाँ पे, पर अभी यार मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करता तो ये आता था डीवी बाई डी टी। यस सर। इधर आर डी कैपिटल टी बाय डी टी। यस सर। ये तो उड़ गया।
अब मैं बोल रहा हूँ, मैं डी को डी नहीं लिखूंगा, मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, तो पी डेल्टा वी आर डेल्टा टी, ओके किसी के भी रिस्पेक्ट में कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चला जाएगा। तो वो आएगा क्या, वो फर्क पड़ता है कि भाई इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन बनी, ये आपको याद रखना है। कोई डाउट कविवल? नो हेतवी? ओके ओके। अब देखो 2 को 1 से डिवाइड करने पर बचेगा क्या? ये बचेगा, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, जगलिंग कर रहा हूं थोड़ी सी, डेल्टा वी बाय वी इंटू 1 बाय डेल्टा टी। 1/t। भाई इसको क्या डिफाइन किया था हमने? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्या होता था ये? गामा। गामा। हो गया प्रूफ, खत्म, बाय बाय। तो ये वाला पार्ट डर आपका इजी। बाजू में इसका प्रैक्टिकल ग्राफ भी दिया है, प्रैक्टिकली बना के आप देख सकते हो। 500 केल्विन के नीचे नीचे तक तो ये थोड़ा वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, पर आफ्टर 500 जो कि बड़ा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बाद उसका ग्राफ सीधा होते जा रहा है, कांस्टेंट। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है। अब इस चैप्टर का इकलौता डेरिवेशन, इस चैप्टर का इकलौता डेरिवेशन, और बहुत ही इजी डेरिवेशन, बहुत इजी, मतलब अभी के अभी याद कर सकते हो आप अगर आपने ढंग से देख लिया तो। क्योंकि 2 पार्ट होंगे, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप कर दोगे आराम से, तो ढंग से देखना। यस फेरिन। सर ये जियो वालों का त्रास है, वाईफाई बंद हो गया, आप थोड़ा रिपीट कर सकते हो? कहाँ से? सर वो आपने कहा था ना कि वो 2 डिवाइडेड बाय 1, वहां से। अगर इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेगा तो p से p कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा v बाय v बचेगा। यस सर। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, और यहाँ पे डेल्टा t बाय t बचेगा। हाँ सर। अगर डेल्टा t को नीचे भेज दूं तो इधर ये ऐसा दिखने लगेगा, 1/डेल्टा t एज इट इज, बाकी सब ऐसे। यस सर। और इसका वैल्यू अभी तो सीखा पिछले बार, गामा होता है। हाँ गामा इसमें बस प्रूव हो गया। वॉल्यूम एक्सपेंशन में। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, यही यस। प्रूव करना था हमें। ओके सर, समझ गया। सर आप जो डेरिवेशन की बात कर रहे हो वो ये है ना, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल यस यस। अब उसमें बताओ, एक ही चीज को 2 तरीके से डिराइव किया, एक इजी एक टफ। मैं इजी करवाता हूँ, टफ करना है? नहीं नहीं, लाइफ इज हमेशा इजी। देख लेते हैं सर, तो फिर अलग से देख सीखेंगे लेते हैं। नहीं, फिर सीखे क्यों? मैं देखो एक करवाता हूँ, टफ वाला करके बताना मुझे। ऐसा नहीं सर, ऐसे ये तो फिर गद्दारी हो गई। ऐसे देखने के लिए सिर्फ देखना था। नहीं यार, ऐसे देखने के लिए तो तू थोड़ी ना जूलॉजिकल पार्क में आया, सर दिखा दो, जो भी आएगा देख लेंगे। थोड़ी मेहनत करो, समझो, मैं तुमको आइडिया देता हूँ। चलो भाई, अल्फा, बीटा एंड गामा, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? अगर मैं आपको किसी एक को दे दूं तो क्या आप कोई दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो? ये मैं यहाँ पे डिराइव करवाने वाला हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज 3, अल्फा बीटा एंड गामा। अब पहले मैं अल्फा बीटा का निकालूंगा, फिर मैं अल्फा गामा का निकालूंगा, मुझे तीनों का एक साथ मिल जाएगा। तो मैं एक निकालूंगा, एक आप निकालोगे। तो स्टेप्स को पकड़ना, मैंने क्या किया सबसे पहले, चलो पेज टर्न कर लेते हैं, इसको किसी और चीज में यूज करेंगे अपने। अगर एक लेट से स्क्वायर मैंने शीट ले ली थी जिसका ये लेंथ L है, ये वाला लेंथ भी L है, एट टेम्परेचर T। बट जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो लेंथ कितने अमाउंट से बढ़ जाती है? L प्लस डेल्टा L से, T प्लस डेल्टा T पे ये बढ़ गई। तो इनिशियल एरिया बताओ क्या होगा?
L स्क्वायर, square. L into यस, L. इनिशियल एरिया इज L into L, L स्क्वायर, और फाइनल एरिया क्या होगा? L plus delta L whole square. ये होगा। टफ है यहाँ तक? नहीं नहीं नहीं, इतने में थोड़ी टफ होता है। तो बताओ चेंज इन एरिया क्या होगा? AF minus AI. फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बोलो टफ लगा? नहीं, 50% खत्म। सो डेल्टा एफ का वैल्यू क्या लिखूंगा? L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर माइनस AI का वैल्यू क्या लिखूंगा? L स्क्वायर। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है क्या होता है, लगा दो। A स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L प्लस B स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ऐसे होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस L स्क्वायर। क्या कैंसिल आउट हो गया? Plus L square and minus. अब देखो, इनिशियली मैंने आपको कुछ बताया था कि ये जो चेंज इन लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है? छोटा होता छोटा है L होता के है। कंपैरिजन. छोटू सा होता है यार, छोटू का स्क्वायर और छोटू हो जाता है, पता है ये? अगर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आंसर आता है। तो निग्लेक्ट तो कर देंगे उसको। यस, कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो इसको मैंने कर दिया नेग्लेक्ट कि भाई इस पूरी टर्म में मैं इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, दुनिया नहीं हिलने वाली है। दिस इज नॉट पोपट। सॉरी हाँ, एकदम एकदम आ गया आपको, किसी जमाने में मैंने देखा था ये दुनिया हिलाने वाला। तो 2L डेल्टा L इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई इसका वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 है। तो साइड में लिख रहा हूं तो आपको याद रहे कि सर ऐसे कैसे आते आते गायब हो गया, एवोपरेट हो गया बीच में से। तो इतना पार्ट बचा। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेल्टा एल का वैल्यू आपको डिराइव करवाया था, याद है क्या? बॉक्स भी बनवाया था, बॉक्स, क्रिकेट वाला बॉक्स। कहीं तो जाके अल्फा हाँ. अल्फा एल डेल्टा Alpha. अल्फा एल डेल्टा टी, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? ये रहा डेल्टा एल इज इक्वल टू हाँ अल्फा एल याद डेल्टा है. टी। बोलता ही नहीं कोई, ऐसे ही याद कराना पड़ता है। फिर ये एल इंटू एल क्या बन गया? 2L स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी। बोलो भाई यहां तक किसी को डाउट? एल स्क्वायर को ए लिख सकता हूं, इनिशियल एरिया, तो डेल्टा ए 2A, इसको ए ही लिख रहा हूं इनिशियली, अल्फा डेल्टा टी। बेचारा फेरिन, फेरिन फेरिन कितने अकाउंट से तू लेगा एंट्री? हाँ सर, ये बस इसी से वो लैपटॉप में से ट्रांसफर कर दिया, आ गया नेटवर्क इसलिए ठीक है, इसमें से मैं लीव कर रहा हूँ सर। तो डेल्टा ए शिफ्ट करने के बाद ऐसा दिखेगा। 2 और अल्फा को मैंने नहीं छेड़ा, वहीं पर रख दिया, बट बाकी सबको नीचे भेज दिया, तो ऐसा दिख रहा है। ये किसकी तरह दिखता है? बीटा। बीटा। भाई अभी तो पढ़ा था बीटा, ये डिराइव हो गया। बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, खत्म। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, ये भी लिख सकता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2। देखो कितना इजी था। इनिशियल एरिया फाइनल एरिया माइनस कर दो, चेंज इन एरिया, बीच में से एक टर्म को उड़ा दो छोटा बोल के, बचा गया। उसके बाद जगलिंग। हाँ, ये आपको अगर भूलने का चांस है कि सर हम तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले मरीज है गजनी, तो यहाँ से डेल्टा एल का वैल्यू, ये अल्फा एल डेल्टा टी लिखा है वो बाजू में लिख सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, कि भाई हो सकता है कि मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊं, तो ऐसी रिस्क लेने के क्यों, क्यों रिस्क लेने का? अपने को रिस्क नहीं मांगता ऐसा वाला, वो देखा बाबूराव, वो वाला है। सर बट स्कैम में तो ऐसा बोला है, रिस्क है तो रिस्क है। तो पैसे का रिस्क है ना, लाइफ का हो तो प्रॉब्लम है, पैसे का ले सकता है तू। ठीक है सर। अभी पैसे यार का क्या होगा तो लाइफ का तो होगा ही नहीं। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, पागल है, ऐसे वाले रिस्क नहीं लेने का बाबा।
चलो, ये मैंने आपको ट्रेंड बताया। अब मैं दूसरे वाले में आपको, मैंने अल्फा का बीटा के साथ बताया, अब मैं अल्फा का ही गामा के साथ बताऊंगा आपको, बट आधा आधा आप वहां से इसको फॉलो करोगे, इस ट्रेंड को। तो ध्यान से सर एक समझना। एक मिनट ये लिखने तो दो। ओके, 1 मिनट दे दिया। थैंक यू। क्लास में से जितनी चीजें लिख सकते हो लिखा करो, क्योंकि जब खुद से पढ़ोगे ना तो याद आएगा, नहीं यार ये लिखा था क्लास में, लिखा था क्लास में, तो ही चीजें याद रह पाती है। प्रवचन नहीं सुनने अपने को। अब हर्ष, बेसिकली आज की क्लास में मैं ये करवाऊं, मोस्टली तो करवाऊंगा ही शाम को, तो तेरा वो वाला पार्ट हो चुका होगा, पर स्टार्ट भी सर वो करवाऊंगा। अटेम्प्ट करना पड़ेगा शाम की क्लास? मैं थोड़ा स्टार्टिंग से करवाऊंगा, मतलब मुझे दर्शन दवे सर ने आपको कुछ तो डेफिनेटली करवाया था इंट्रोडक्शन, पर मेरे मैं 2 थोड़ा पॉइंट हो गए थे सर। पहले दो, पर मैं वो पहले 2 पॉइंट वापस से थोड़े थोड़े बताऊंगा और फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया सर। थोड़े ही बताऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सर बट वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा शाम का। तेरे पहले 2 पॉइंट हो गए तो फिर जरूरत नहीं अटेंड करने की तेरे को। यस। ये पहले 2 पॉइंट हो गए, उसके बाद के मैंने अभी करवाई दिए। तो अमिता मैम को मैसेज कर देना, मैम मैंने आज मॉर्निंग अटेंड कर लिया था, तो मैं शाम को, क्योंकि वो तो फिर एब्सेंट दिखाएगा वहां पे। तो यस सर श्योर। ठीक है, चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट इधर आ जाओ वापस से, जो भी जा पर है। अब वॉल्यूम की बात करता हूं। तो बचपन में मैंने एक चीज सीखी थी, जो मैं काम कर लेता, लगा देता हूँ इधर, कैसे क्यूब बनाया जाता था, जिसका ये लेंथ होता था L, ये भी लेंथ होगा L, और हाइट भी होगी L। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या बन जाता था? L क्यूब। क्यूब। पता है हमको। वाह, गुड फॉर यू। और अगर टेम्परेचर बढ़ा के T प्लस डेल्टा T कर दिया जाए, तो सब साइड, अब मैं वापस क्यूब नहीं बनाऊंगा, L प्लस डेल्टा L समझ जाने का, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो वी गया? L प्लस प्लस डेल्टा L। V प्लस नहीं होता, L प्लस डेल्टा L होल क्यूब होता है। यहाँ पे थोड़ी ना A प्लस लिखा था मैंने, यहाँ पे L प्लस डेल्टा L लिखा था, तो अभी भी वही रहेगा। क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप क्या करूं मैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम V डैश माइनस इनिशियल वॉल्यूम V। L प्लस, अब आधो को तो बोल लगेगा सर A प्लस B का होल क्यूब भी नहीं आता, आगे कैसे जाए? ऐसा कोई है? ये तो मैंने मस्ती करने के लिए बोल दिया था। अगर अंदर ही अंदर रखना, बोलना मत किसी को, मैं लिख देता हूँ, याद हो जाएगा। तो A प्लस B का होल क्यूब होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3, क्या लिखूं आगे? ए बी। ए स्क्वायर बी। A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ये होता है भाई। A क्यूब प्लस B क्यूब, 3 दोनों में आता है। एक बार इसको स्क्वायर करोगे, एज इट इज लिखोगे इसको, दूसरी बार इसको स्क्वायर करके लिखोगे, पहले वाले को एज इट इज लिखोगे, माइनस L क्यूब। क्या उड़ गया? डेल्टा एल। ये अभी वो तो बाद में उड़ाना, पहले जो अच्छे से हाँ, एल स्क्वायर। ईमानदारी से उड़ रहा हो, पहले उसको उड़ाओ। वो स्कैम तो हम अब कर ही देंगे कि भाई यहाँ पे डेल्टा एल का होल स्क्वायर है, यहाँ पे डेल्टा एल का होल क्यूब है। बहुत छोटे होने की वजह से ये यहीं पर हो जाते हैं समाप्त, इनकी जिंदगी आगे नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ये हो गया 3L स्क्वायर डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा वी। बाकी दोनों को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इतना छोटा होता है। अब छोटी चीजों को जब मल्टीप्लाई भी करते हैं बड़ी चीजों के साथ, तो भी आंसर छोटा ही निकल के आता है। तो अल्टीमेटली नेग्लेक्ट हो गए। अब इसके बाद आपको करना है, मैंने आपको यहाँ से यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया है, देखो यहाँ पर ये दोनों एकदम सही सही लाइन बाय लाइन आया हुआ है। इसके नीचे का तुम्हें लाना है और बताना है मुझे गामा का रिलेशन विद अल्फा। फास्ट फास्ट फास्ट। कौन लाएगा पहले? कौन लाएगा पहले? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन लाएगा? सर शांति रखो ना प्लीज। शांति तो गई। ओम शांति ओम। क्या करूं?
मतलब तुम्हारा तुम्हारा सर फिजिक्स की क्लास से रहने दो। तो वो क्या करें यार, हम भी तुम्हारे जमाने में जी रहे ना यार, हम भी क्या इतने बड़े नहीं हुए, तो वो सब चीजें मेरे भी इंस्टाग्राम से मुंह पर लगी जाती है। क्या करें, फिजिक्स की इसलिए ये सब करना पड़ता है ना, नहीं तो तुम सो जाओ। ऐसी सो गई थी मैं मस्त लास्ट टाइम। मैंने बोला ना, पहले 2 पॉइंट बोर होते हैं चैप्टर के, बाद के थोड़े अच्छे हो जाते हैं। सर वो आपने सेकंड लास्ट स्टेप जो लिखा है ना, वो निग्लेक्ट कैसे किया इस बार ये केस में? जो इधर लगाया था वो इधर लगा दिया भाई। डेल्टा एल का क्यूब बहुत छोटा होगा, डेल्टा एल स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा। अब डेल्टा एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो मैं 3l से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल टर्म को वो छोटा ही बना देगा। ओके। ओके, ये सब लिख के रखना बाजू में, नहीं तो पक्का भूलोगे कि भाई ये स्टेप से ये स्टेप पे कैसे पहुंचे, और तब अपने आप को बेवकूफ साबित कर दोगे। और यार उस वक्त सर ने कुछ बोला तो था, पर उस वक्त तो लिखा नहीं हमने मॉर्निंग में 2 मिनट के आलस के लिए, इसलिए बोलो लिख के रखना। भाई इतनी देर में तो हो जाना था। हो गया। तो फिर तो उससे नहीं पूछता मैं। पूछ और बताओ, कैसे खराब हो सर? परेश्री का आया क्या? परीश्री, परीशी तो हमको गोली पिला के चले गई। वीडियो ऑफ है। सिद्धार्थ तू बैठा है कि नहीं बैठा? ऑलवेज अलाइव सर। ओके, तो वीडियो ऑन करके नहीं बैठा है, और तू मैं जा रही हूँ परीक्षित जवाब तो दे। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अभी परीक्षित और बोलेगी। वाईफाई का प्रॉब्लम था। ओके ओके, तो परीक्षित मुझे यो आगे वालों को आगे के स्टेप्स लिखवाओ जल्दी फटाफट। क्या लिखूं उसके बाद? लिखे आपने? यार परीश्री, देखो डेल्टा v इज इक्वल टू 3l स्क्वायर, और डेल्टा l की जगह क्या लिखूंगा वापस से? अल्फा अल्फा l, एल डेल्टा टी l स्क्वायर इंटू l, एल क्यूब बाकी सब अल्फा। बिंदास ऐसे ही। l क्यूब अल्फा डेल्टा टी, l क्यूब को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी नहीं है, वी पर इधर इसको डाल सकता हूँ v क्यूब, तो 3v अल्फा डेल्टा टी। अब क्या करूंगा? डेल्टा v अपॉन v पॉन into 1 upon delta t डेल्टा equals टी to 3 alpha. तो क्या आंसर आ गया? Omega equals to 3 alpha. ओमेगा, Sorry. ओमेगा गामा। गामा, अरे ओमेगा हाँ अलग ओमेगा। होता है। हाँ सर ओमेगा। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ओमेगा ऐसा होता है। हाँ सर आज सुबह ओमेगा कर रहा था ना इसलिए यार। वो हो गया, चलो ठीक है। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया? 3 by क्या गामा भाई। उल्टा लिख दिया, गामा। गामा बाय 3। तो अल्फा का वैल्यू बीटा बाय 2 भी है, अल्फा का वैल्यू गामा बाय 3 भी है, तो फाइनल अल्फा क्या आया? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। बॉक्स बना के रख दो, बहुत काम आएगा। खत्म, क्लास। सर इसमें वो कॉम्प्लिकेटेड वे कौन सा था? वो ये वाला जो मैंने आपको करवाया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, उसका नीचे देखो मिड मिड में ऑल्टरनेट मेथड भी लिखा होगा। हाँ सर। हाँ, तो अब जब इच्छा हो बैठ के सर खपाते रहना उसमें। ओके सर। नहीं है अच्छी बात। तो अगर अगर फॉर फ्यूचर रेफरेंस पेज देख के डर लगता है, तो वो ऑल्टरनेट मेथड से लेके नीचे जो रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड गामा है, वहां पर बॉक्स बना दो, और उस पर थोड़ा सा क्या कर दो, कुछ मार्क करके रख दो कि वो वाला पार्ट आपको नहीं करना है। हाँ, पेंसिल से काटना है तो काट भी सकते हो, कि आपको पता रहे आपको उस बॉक्स के ऊपर वाला पार्ट करना है, नीचे वाला करना है, बीच वाला नहीं करना है। पर पेंसिल से, हाँ, ये काटा पीटी वाला काम मुझे नोट्स में पेंसिल से अच्छा लगता है।
चलो तो अब हम पढ़ते हैं पानी को। ये वाटर के पास बताओ थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर। वाटर ऐसा लिक्विड है, हाँ ये पता है थोड़ा हमको, 4 डिग्री वाला ना, सीखे थे हम। पढ़ा है केमिस्ट्री में। 9th में बहुत हो गया। 9th में फिजिक्स में ही पढ़े थे सर। बस फिर तुम बता दो, फिर मैं क्यों पढ़ाऊं। मैं क्यों बताऊं? वाटर 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा एक्सपैंड करता है। वॉल्यूम, ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में जाता हूं मैं, क्योंकि बाद में काम आ जाएगा। जिसको आइडिया नहीं है क्या है उसकी बात कर लेता हूँ, बाकी तो सब इंटेलिजेंट बैठे ही, उन्होंने बता ही दिया सर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब तो हमको आता ही है। इसको बोलते हैं एनामॉलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामॉलस मतलब अनयूजुअल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो जनरली लिक्विड्स में नहीं देखा जाता है, बट इसी बिहेवियर की वजह से हमारी एक्वेटिक स्पीशीज जिंदा है। ये ऊपर वाले का दिया हुआ एक ऐसा बिहेवियर है वाटर को कि अगर ये वाटर के पास नहीं होता तो हमारी जो ओशन सी में जो स्पीशीज होती है, एक्वेटिक स्पीशीज, वो जिंदा नहीं रह सकती। तो क्या है वो बिहेवियर, वो समझते हैं। हम सब जानते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 kg/m³ इन एसआई सिस्टम, यही हम लिखते हैं। बट अगर आपको कहीं पर आपने पढ़ा हो तो वो हमेशा क्या बोला जाता है, वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोला जाता है। 1000 तो लिखोगे पर वो 1000 कब होता है उसका, जब टेम्परेचर का वैल्यू होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों, क्या वो देखते हैं नॉर्मली। अब थोड़ा इमेजिन करना, एक वाटर है जो, नहीं यार अपने पास मैंने बोला था एक दूसरी जगह यूज कर सकते हैं अपने सेफ पेज। अगर कोई लिक्विड या वाटर की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस पे है, रूम टेम्परेचर पे है, और मैं उसका टेम्परेचर को कम कर रहा हूं, तो नॉर्मल बिहेवियर होगा क्या, जब चीजों का टेम्परेचर बढ़ाते तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो टेम्परेचर कम करने पर मॉलिक्यूल्स नजदीक आने चाहिए। अब अगर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे तो क्या चीज कम हो रहा होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कम होने लगेगा क्योंकि नजदीक आ जाएंगे ना। अगर वॉल्यूम कम होने लगेगा तो डेंसिटी बढ़ने लगेगा। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मैं बोल रहा हूं अगर टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम होता है कम, तो फिर डेंसिटी को तो बढ़ना पड़ेगा फॉर अ गिवन मास। ये रिलेशनशिप समझ आया? ओके। तो मतलब मैं जब 27 से उस वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैं उसको 15 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा तो उसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। मैं 15 से 10 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाऊंगा, डेंसिटी और बढ़ जाएगी। ये कब तक बढ़ेगी नॉर्मली, ये बिहेवियर नॉर्मल कब तक रहेगा, 4 डिग्री तक। 4 डिग्री तक आपने जब उसका टेम्परेचर को कम किया, वॉल्यूम कम होता गया, डेंसिटी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, कितनी हो गई 4 डिग्री पे आके 1000 kg/m³। अब 4 डिग्री के बाद अगर कोई नॉर्मल लिक्विड होता तो वो भी क्या चाहता कि भाई अब 4 से 3 2 1 पर हम लेके जाएंगे, तो वॉल्यूम और कम होना था, डेंसिटी और बढ़नी थी। बट यहां से वाटर का अब नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है स्टार्ट। 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी बढ़ने की जगह डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है वापस से, और वॉल्यूम कम होने की जगह वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो 4 से नीचे ले जाऊंगा, 3 2 1 0, डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो गई। तो 4 से ऊपर जाने पर भी डेंसिटी कम हो रही थी, 4 से नीचे जाने पर भी डेंसिटी कम हुई है, तो 4 पर क्या हो गई, मैक्सिमम। देखो वापस बता रहा हूं, अगर 27 से 4 तक आते वक्त डेंसिटी बढ़ रही थी, तो 4 से वापस 27 पर जाने पर तो डेंसिटी कम होगी ना। 27 से टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी बढ़ते जा रही थी, बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी। तो अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर मैं 4 से वापस 27 पे जाता तो डेंसिटी फिर कम होने लगती। तो 4 से ऊपर जाने पर डेंसिटी कम होती है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। बट 4 से नीचे जाने पर भी डेंसिटी कम हो रही थी, ये अब नॉर्मल बिहेवियर हमने देखा। तो यहां पर ये चीज फिक्स हो गई कि वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है,
1000 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये इसका अबनॉर्मल बिहेवियर था। रीजन केमिस्ट्री में ज्यादा आपको बताया जा सकता है, फिजिक्स में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि दिस इज द नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर जो हमने ऑब्जर्व करा है वाटर के लिए। बट इससे फायदा क्या हुआ ये समझो, मैं फायदा पे ज्यादा फोकस करूंगा। वाटर फ्रीज हो जाता है 0 पे, ये हमको पता है। तो अगर मैं ओशन की बात करूं, ओशन के वक्त टेम्परेचर गिर रहा है 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 गिर रहा है, जब जो सरफेस वाला वाटर है ओशन पर वो जैसे 4 डिग्री पे आएगा तो क्या उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी? बाहरी होने की वजह से वो पानी नीचे चला जाता है गहराई में, और हल्का वाला पानी जो नीचे का था वो ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही वो वापस सरफेस पर आया, टेम्परेचर तो अभी भी कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, तो सरफेस वाले वाटर का क्या हुआ, टेम्परेचर कम होते होते 0 और 0 से नीचे पहुंचा, और सरफेस वाला वाटर क्या हो गया, फ्रीज। बट जो भारी पानी था जो 4 डिग्री सेल्सियस पे था वो तो नीचे अभी भी सेफ है गहराई में, तो उससे क्या होता है वो पानी फ्रीज नहीं होता है, तो जितनी भी एक्वेटिक स्पीशीज होती है वो उस पानी में सरवाइव कर जाती है क्योंकि वो फ्रीज नहीं हुआ, वो 4 डिग्री पे नीचे गहराई पे मेंटेन था। बट अगर वाटर के पास ये बिहेवियर नहीं होता तो 4 डिग्री वाला पानी, सरफेस वाला पानी पहले ही फ्रीज हो जाता, नीचे वाला भी फ्रीज हो जाता, सब फ्रीज होने लगते और पूरा का पूरा ओशन ही फ्रीज हो जाता, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाती एक्वेटिक स्पीशीज। और क्योंकि ये अबनॉर्मल बिहेवियर था उसकी वजह से वो एक्वेटिक स्पीशीज सर्वाइव कर पाए। बस इसके बारे में ये ज्ञान बांट रहा हूं, पूछा नहीं जाता है कुछ भी एग्जाम में, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको याद रखना है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ दैट एक्वेटिक स्पीशीज सर्वाइव कर पाती है एकदम डेप्थ में जाके। यस सिद्धार्थ? सर फिर तो जो पानी ऊपर आया है वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे तो एक पॉइंट पे तो रहा होगा ना, तो फिर वो क्यों नहीं वो नीचे 4 चला? डिग्री पे नहीं था ना, वो तो बॉटम में था, उसका टेम्परेचर थोड़ी कम हो रहा था, वो तो हल्का होने की वजह से ऊपर आया, वो तो डायरेक्टली 3-2 लोअर टेम्परेचर पे आ गया। जो सरफेस पे था वो 4 पे होने की वजह से वो नीचे आया, पर टेम्परेचर रुका हुआ थोड़ी ना, वो तो कम हो रहा है। तो जैसे ये नीचे आया और ये वाला ऊपर चला गया तो वापस से अब जो पानी सरफेस पे आया हुआ है वो 3, 2, 1, 0 के बाद जैसे टेम्परेचर नीचे जाएगा ऊपर वाला फ्रीज हो जाएगा, और नीचे वाला क्योंकि 4 पे मेंटेन सर है। क्या वो सीधा, सर पर वो ऊपर वाला पानी सीधा ऐसे थोड़ी 3-2, वो भी तो एक पॉइंट पे 4 सर डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर तो आया ऐसे ही ही होगा होगा ना ना। पर। अरे सिद्धार्थ, इत्तू बित्तू जिम पड़तूता थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे, सोनपरी थोड़ी ना चल रही है, मतलब नीचे वाले पानी को ऊपर आने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, ऐसे एक साइकिल चल रही होती, तो इतने टाइम में ऊपर का टेम्परेचर 4 थोड़ी ना मेंटेन रहेगा, वो तो कम होते 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 0 के आसपास पहुंच चुका। ओके सर, ओके ओके समझ तो वो तो 4 गया, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया वाटर, समझा? ओके सर ओके, समझ सो गया सर। यहाँ पर आपका सेशन हो जाता है एंड। अब इस सेशन के लिए मैं वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बनवा रहा हूँ, इस आपको सिद्धनाथ सर का मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर के अंदर से पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, किए किसी ने? कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन वाले, कि भाई सेल्सियस से डिग्री में कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मुझे याद है मैं होमवर्क में देके गया था ये 3 क्वेश्चंस को, बट बाकियों की शक्ल देख के लग रहा है ओ सॉरी सर, हम तो भूल गए, इतना सीरियसली तो हमने आपको कभी लिया ही नहीं है। मेरे को बात करनी पड़ेगी घर पे, सब सीरियस हो जाते तब। 3 क्वेश्चन नहीं किए उसमें आप घर पे बात करोगे? सर एक सो 8, 9, 10 वाले पार्ट तो इजी है, 11, 12, 13, 14, 15 इन सब कंसेप्ट पर बेस्ड है जो आज हमने पढ़ा है। थर्मल एक्सपेंशन के थोड़े से ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ट्रिकी मतलब सारा कैलकुलेशन बड़े होते हैं इनके, इसलिए मैं वीडियो लेक्चर्स ही बनवा रहा हूँ कि हम क्लास का टाइम ना उसमें वेस्ट करें और पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको मिल जाए। बट हर एक सॉल्व एग्जाम्पल में हर एक, तो उससे पहले अगर मैं चाहूंगा जितने आप खुद से सॉल्व कर सकते हो वहां पे आपकी ग्रोथ होगी। देखो अभी तक आपकी क्या लगी हुई है आदत, क्लास में करवा दोगे तो हो जाएगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे, दिस इज स्पून फीडिंग, आपको भी पता यही चल रहा है। तो इस वक्त आते आते अब हम चाहते कि वो चम्मच हम वापस ले लेंगे, थोड़ी सी खुद से भी चीजें करने लगो कि भाई जब खुद से सोचोगे ना तो दिमाग चलता है, जब दूसरे के दिमाग की सोचोगे तो आज मैं जो चीज बता रहा हूं ये आप खुद नहीं सोच रहे हो कि भाई ये जो मैंने आज बताया ये मैंने आपको बताया है, सिर्फ आप समझ पा रहे हो कि बात सही है और एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि भाई सही चीज चल रही है।
बट अभी आपको ये लर्न नहीं हुआ है। जब लर्न करने की बारी आएगी ना, तब आप अपना पूरा दिमाग लगाओगे, नहीं यार अगले स्टेप में ये करना है, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगाना है। वो करेक्ट लर्निंग होती है, इसलिए बोलते सेल्फ स्टडी ही हमेशा सही लर्निंग होती है। अब क्लासेस में कितना ही पढ़ लो, वहां समझ सकते हो, सीखोगे तो खुद से पढ़ के ही। तो अब मैं चाहूंगा कि आगे के मैं पूरे न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर बनवा दूंगा, बट अगर 6 में से 2 न्यूमेरिकल भी खुद करोगे ना, तो वो 2 नहीं भूलोगे कभी भी, क्योंकि तुमने खुद ने किए थे। सिंपल सा रूल होता है न्यूमेरिकल्स का, जो चीज तुम खुद से करोगे ना वो कभी नहीं भूलते। जो देख लोगे समझ लोगे वो तो ऐसा है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्लीज मैं वो प्रोवाइड कर ही दूंगा, बट उससे पहले आप खुद से ट्राई करो कि भाई हमसे हो रहे या नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल में है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, पर पहले खुद से सोचो, 1-2 एग्जाम्पल को देखो क्या किया हुआ है उन्होंने, आइडिया लगाने का ट्राई करो, सिर्फ आइडिया। कुछ डेफिनेटली समझने में दिक्कत आएगी, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कुछ में आएगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकल थोड़े से आपके लिए ट्रिकी है, पहली बार है, इसलिए मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको। बट अगेन मैं तो बोल रहा हूँ 6 में से 1 भी समझ पाए, 2 भी समझ पाए देख के खुद से और कर पाए, तो वो आपके लिए एक विक्ट्री जैसा ही है कि भाई 2 तो आए ना, बाकी 4 समझ लेंगे। चलिए अभी मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ 11.2 सेशन पे। सिर्फ डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन। शक्ल तो देखो सेशन की जाके, और आधे से ज्यादा डेफिनेशन आपकी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, और या केमिस्ट्री में पढ़ा तो मैं सभी रहा हूं, बट शक्ल देखो एक बार डेफिनेशन की जाके। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें भाई, फ्यूजन म्यूजन, और वो मोलर स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, सीपीसीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, डिराइव भी किया होगा चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स में, मैं डिराइव करवाऊंगा उस फॉर्मूले को, तो वो तो वैसे भी वहां पे मैं डेप्थ में जाने ही वाला हूँ। तो ये सब क्या है वो पढ़ते हैं। वेपराइजेशन, यार ये तो बताने की, सब्लिमेशन, ये पता है ना कुछ ऐसा होता था लोअर स्टैंडर्ड में। तो पूरा सेशन डेफिनेशन 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 ही है। अगले सेशन में सिर्फ 2 पॉइंट है जो सिलेबस में, चैप्टर कंप्लीट, छोटू सा चैप्टर, इजी चैप्टर। अगले सेशन में सिर्फ आपके सिलेबस में कौन से पॉइंट है वो लिख लो। पॉइंट नंबर तो हीट ट्रांसफर वाला सर 9, 10, 11 नेक्स्ट सेशन में। करंट ईयर के सिलेबस से बाकी सब हटा दिया है, तो बस 9, 10, 11 कौन तीन सा हीट ट्रांसफर वाला या स्पेसिफिक हीट वाला? 11.3 सेशन, 11.3 सेशन, पॉइंट नंबर 9, 10, 11 यही सिलेबस में है। इसके अलावा ये किया है ना। बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म कर सकते हैं इस चैप्टर को। बट सर गुजरात बोर्ड के लिए सबके लिए सेम है, ओके सबके लिए। गुजरात बोर्ड ने तो कहीं ना कहीं थोड़ा पार्ट ज्यादा ही निकाल रखा है हर जगह से सीबीएसई से, ऐसा है। एक एक टॉपिक कहीं कहीं के ज्यादा ही, कम नहीं है गुजरात बोर्ड में निकले वो टॉपिक्स, तो वो फॉलो करते रहना। बट जहां तक मैंने दोनों जगह देख लिया वो वाले पार्ट निकाल दिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं 11.2 की डेफिनेशंस को समझना, जो कि बॉडी पॉपुलेसी डेफिनेशन। अभी के अभी अगर माइंडसेट रेडी है तो मैं याद भी करवा दूंगा, याद हो ही जाएगी, एक जैसी सी डेफिनेशन है सब। चलो तो पहले चलते हैं स्पेसिफिक हीट पे। स्पेसिफिक हीट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन होगा स्मॉल सी, ऐसे खुद से लिख के रखो, स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंटेशन स्मॉल सी। अब इसकी डेफिनेशन को समझो। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree. To raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree. किसी भी सब्सटेंस का ले लो दुनिया के, उसके एक यूनिट मास का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उस हीट को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? स्पेसिफिक हीट। The amount of heat, वर्ड्स को इमेजिन करते जाना, सोचोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree is called specific heat of that substance. वो उस substance की specific heat होगी।
बोलो टफ है, बोलो सिद्धार्थ। सर 1 यूनिट मास मतलब ऐसा थोड़ा इलैबोरेट करो ना। यूनिट मास क्या होता है? 1 kg ले ले, ओके 1000 किलो का ऑब्जेक्ट है तेरे पास, एक पूरी बिल्डिंग है, मान ले पूरी की पूरी बिल्डिंग है, फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है कितना छोटा, उसका यूनिट मास लेना है। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता था, डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम, वैसे यूनिट मास कि उसके से यूनिट मास का टेम्परेचर, और यूनिट लेना है तो मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 1। ओके सो डेफिनेशन क्लियर? सब मेरे साथ बोलो मनी मन में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree. यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो उसकी क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल सी। फॉर्मूला क्या होता है इसका वो भी लिख लो, स्मॉल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। यहां से स्मॉल सी का फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन नहीं है, इनके फॉर्मूलेज ही याद रखने होते हैं। अब देखो, अगर मास को यूनिट बना देते हो तो ये हो गया 1, टेम्परेचर को डिफरेंस को 1, ये भी 1 बना दिया, तो डेल्टा क्यू सी के बराबर हो गया। यही तो डिफाइन कर रहा हूं मैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री। तो जो हीट आप सप्लाई करोगे वो उस बॉडी की क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू फॉर 1 यूनिट मास 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यूनिट बता सकते हो देख के? जूल अपॉन जूल बाय केजी इनवर्स केजी इनवर्स और केल्विन या डिग्री सेल्सियस। यस, ऐसा लिख सकते हो। और जूल जैसा आपने बताया, केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। इसमें यूनिट मास नहीं आएगा, बाकी सेम टू सेम। यस, इसमें बेसिकली हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एस। कि अब मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं, बॉडी के यूनिट मास की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी वो उस बॉडी की क्या होगी? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का एक और नाम होता है, वो भी लिख लो। सर कैन यू रिपीट द डिफाइन? कर रहा हूं, मैंने कहा पूरी खत्म की अभी। थर्मल कैपेसिटी, हीट का मतलब थर्मल, तो थर्मल कैपेसिटी भी आएगा तो भी यही लिखना है कि भाई इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। अब बॉडी छोटी हो बॉडी बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, एक पूरी बॉडी के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो हो जाएगी उस बॉडी की थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। बॉडी के, इधर ध्यान देना सब, बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ रही थी वो क्या थी? स्पेसिफिक हीट, स्मॉल सी। तो अगर यूनिट के लिए स्मॉल सी लग रही है तो एम मास की बॉडी के लिए कितनी लगेगी? एम इंटू सी। आ गया फॉर्मूला? ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। तो वापस से, the amount of heat required to raise the temperature of a body, यहां पर बॉडी आता है पूरा का पूरा, बॉडी बाय 1 डिग्री, और यहां पर आता है यूनिट मास। बस इतना ही डिफरेंस है। ऐसा यूनिट बना ही सकते हो मास से आप। आपको सी का यूनिट पता है, ये है एम मास, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? जूल पर जूल केल्विन। केल्विन। अब आता है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये तो केमिस्ट्री वाला है।
पढ़ लिया होगा ना थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने अभी तक तो। मोलर स्पेसिफिक हीट का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल सी। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं 1 डिग्री से, यहाँ पे यूनिट मोल का टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं 1 डिग्री से, बस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। एक सब्सटेंस के यूनिट मोल 1 मोल का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उस हीट को क्या बोलोगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। इजी है ना? सर यस परिश्री। सर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में सिर्फ मोल और यूनिट मास का डिफरेंस होगा कि और कोई डिफरेंस होगा? बस यूनिट मास। देखो मास की जगह मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया है और कुछ नहीं लिखा है, तो यूनिट में भी उतना ही डिफरेंस कर दूंगा मैं। जूल केजी की जगह क्या आ जाएगा? मोल, केल्विन इनवर्स, और कुछ नहीं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। अब इसके टाइप्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, सीपीसीबी। टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। पहला टाइप होता है सीपी, दूसरा होता है सर वो सीवी। सिर्फ केल्विन में ही आएगा? वही तो लिखा है। हाँ। ठीक है, तो सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होता था? मोल, कैपिटल सी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, बट अगर सबस्क्रिप्ट में मैंने पी लगा दिया है प्रेशर, तो ये क्या बन जाता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या बन जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन के एंड में सिर्फ इतना आ जाएगा। सीपी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब लास्ट में सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर लग जाएगा या एट कांस्टेंट वॉल्यूम लग जाएगा। सीवी का वैल्यू मुझे हेतवी सीवी की डेफिनेशन दो। Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree at constant volume. इजी, खत्म। इसके बीच का रिलेशनशिप होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वो डिराइव करवाऊंगा मैं चैप्टर 12 में थर्मोडायनेमिक्स में। तब तक के लिए रुक जाओ, बाकी ये वाला पार्ट होता है खत्म। अब देखो ये वाटर इक्विवेलेंट जो है वो एक न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है, तो मैं वो न्यूमेरिकल के साथ ही बताने में ठीक रहता है वाटर इक्विवेलेंट को, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट पॉइंट 5 पे आ रहा हूं, कैलोरीमेट्री। अगर आप स्कूल में होते तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करते हैं कैलोरीमेट्री पर। सो पॉइंट नंबर 5 है कैलोरीमेट्री। बड़ा इजी है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट के मेजरमेंट से रिलेटेड जो ब्रांच होती है उसको हम कैलोरीमेट्री बोलते हैं। और ये बड़े बेसिक से प्रिंसिपल पे काम करती है। हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी। सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका, जिसको न्यूमेरिकल में हम लगाएंगे। ऐसा सा प्रिंसिपल है भाई कि हीट लॉस्ट बाय हॉट heat बॉडी। loss, hot body is equals to heat gained by कोल्ड बॉडी। cold body। सिंपल सी चीज है कि अगर एक कंटेनर के अंदर पानी रखा हुआ है और आपने एक क्यूब लिया, एक स्फीयर लिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, गरम गरम है, और उसको पानी में डाल दिया, तो होगा क्या? वो स्फीयर अपनी हीट को कुछ लूज करेगा।
और जितनी उसने लूज की होगी उतना ही वाटर उसकी हीट और वो कैलोरीमेट्री जिस कंटेनर में हमने डाला होगा वो गेन कर लेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करेगा, न्यूमेरिकल में आपको पता लगेगा। अच्छा, न्यूमेरिकल के वक्त जो हीट के फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो एक फॉर्मूला ये होगा, यहां से एक फॉर्मूला क्या बन सकता है हीट का, डेल्टा क्यू या क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा, जिसमें सी क्या होता है, स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वो सब मटेरियल सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है, क्वेश्चन में दी जाएगी, वाटर के लिए अलग होगी, स्टील के लिए अलग होगी, सबका अलग अलग होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी रंगोली बना दी पेज पर। अब चलते हैं, टाइम है हमारे पास, अब चलते हैं थोड़ा 8-9 स्टैंडर्ड में, वापस से वो चीजों की बात करते हैं जो हमने कहीं ना कहीं पहले की थी। तो मैं एक साथ डायग्राम से समझाने में विश्वास रखता। वो डायग्राम हमको आता है, वो आइस वाटर स्टीम वाला। मतलब कन्वर्जन वाला, आइस वाटर स्टीम नहीं, एक फ्लो चार्ट जैसा कि वो ट्रायंगल वाला। प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं जब वो कन्वर्ट हो रही होती है। तो शॉर्ट में समझना हो तो वो डायग्राम याद रखोगे तो ये सब हो जाएगा आपका। तो वो डायग्राम आप भी मेरे साथ बना लो तो आपका भी इजी हो जाएगा वो वाला पार्ट। फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो यहाँ पर आता है सॉलिड, इजी इजी चीज है ना, सॉलिड। फिर आ जाएगा लिक्विड। सर आप क्लाउड क्यों बना रहे हो आज इतना? मजा आता है मेरे को, क्या देख सबका अपना अपना होता है। देखो याद रहेगा अपना सर क्लाउड बनाते थे, है याद रहेगा ना, ऐसे देखो याद रह जाएगा क्लाउड बनाते थे ऐसा। कुछ बॉक्स बनाने में यार मेहनत लगती है और अच्छा ना बने तो खराब दिखता है। क्लाउड कभी खराब नहीं दिखते क्योंकि कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सोचो दिमाग है उसके पीछे। जब भी ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग, ये यूज करा जाता है। तो इस लाइन के लिक्विड ऊपर, इस लाइन पे क्या मेल्टिंग। लिखोगे? मेल्टिंग लिख देना भाई, ये लाइन हो जाएगी मेल्टिंग वाली। और वाइजा वर्सा, फ्रीजिंग। तो यहां पर हो जाएगा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का एक और नाम होता है फ्यूजन, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मुझे बड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा इसके लिए। फ्यूजन, तो ये तो इधर वाला पाथ हो गया। अब बात करते नीचे वाले की कि भाई लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा हो तो वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। इवेपोरेशन। क्या बोली वापस दूसरा वाला? इवेपोरेशन। मैं फिर भी वही लिखूंगा। सो ये हो जाएगा वेपराइजेशन। देख मेरे पास जगह नहीं, तुम संभाल लेना। वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड में तो Condensation. याद आ गया सबको। बेवकूफ नहीं है हम सब। मैंने बोला भी नहीं, वो तू ही बता दी। मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसा इंडिकेशन भी नहीं दिया मैंने, तो लगने ही नहीं दिया आज तक तुझे। गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस, एक तो बता ही सकते हो। एक पता है मेरे को, सॉलिड से गैस वाला पता है। सब्लिमेशन। सॉलिड। दोनों को Sublimation शायद पता है। सब्लिमेशन कहते हैं। अरे एक सेकंड, नहीं नहीं, दूसरा बताते हैं, एक सेकंड। दूसरे को ही रुको याद करने दो। सर दोनों सब्लिमेशन होता है नहीं, शायद। दोनों नहीं कहते हैं सिद्धार्थ, दूसरा नहीं याद आ रहा। सोचो, नहीं पढ़ा तो नहीं है तुमने? नहीं नोट पढ़ा कर है, लो। याद नहीं आ रहा। Sublimation। यार एक हो सकता है एंडोथर्मिक चेंज। ये भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। डिपोजिशन। किया नहीं है। नहीं किया। मुझे पता है इसलिए तो मैंने बोला कि कुछ तो एक ऐसी चीज सिखाई दूंगा जो काम की होगी। ऐसा नहीं सर क्या बता रहा, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, ये तो पता है हमको। तो भाई क्या करूं अब, वही नोट्स में, वही 11th के सिलेबस में, सेशन में मैं क्या करूं मैं। ठीक है। सो ये वाला पार्ट आपका इधर ही हो जाता है।
अच्छा, आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में पता है किसी को कुछ? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? बता दो सर। सर कंडेंसेशन भी होता है ना, गैस टू सॉलिड। हाँ, वो भी कर सकते हो, गैस टू सॉलिड। हाँ, लिखा है ना, देख, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। ट्रिपल पॉइंट होता है एक ऐसा टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट एक टेम्परेचर का वैल्यू है 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे वाटर की तीनों स्टेट हाँ एग्जिस्ट कर सॉलिड, सकती लिक्विड है, और गैस साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ये सॉलिड, हमने लिक्विड एंड फिजिक्स में ही गैस। पढ़ा था। बट यस, बट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे नहीं होता है। टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर सिनेरियो बनाना पड़ता है, तब जाके ये पॉसिबल होता है कि एक ही टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसका थोड़ा सा पार्ट सॉलिड होगा, उसमें से थोड़ा लिक्विड भी होगा, और उसमें से गैसेस भी निकल रही होगी, स्टीम भी निकल रही होगी। तो वो एक टेम्परेचर जो होता है उसका नाम होता है ट्रिपल पॉइंट, एंड वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। बट ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं है। आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री पे आइस फ्री, वाटर फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री पे वाटर बॉइल वाटर बॉइल ऑयल स्टीम सर। में कन्वर्ट होता है। भाप भाप। बट ये बोलते वक्त आप कभी भी ये नहीं बोलते, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो एट STP, ये सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रहे होते हैं। मैं वाटर को 0 डिग्री पर भी स्टीम में कन्वर्ट कर सकता हूं। सोचो कितना जोरदार चीज है। 0 डिग्री जो आइस वाला था, उसको उस पॉइंट पर आप उसको स्टीम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट बाय अप्लाइंग एडिशनल एक्स्ट्रा वेरी वेरी हाई प्रेशर। तो यहां पे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि पर्टिकुलर लिक्विड के स्टीम पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और आइस पॉइंट को चेंज किया जा सकता है उसमें प्रेशर के वेरिएशंस लाके। तो ये होता भी है, तो वही हमको पढ़ना है कि हम ये कैसे करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर के वेरिएशन लाके। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आएगा, जो कि मैं अभी हाल नहीं बता रहा हूं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो आपको पता है, बट कैसे लिक्विड और लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड के इनके मेल्टिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है प्रेशर के साथ, वो चीज अपने पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अभी पहले मैं आपको बता देता हूं अपना हो क्या क्या गया है सेशन में। मुझे इस सेशन में अब सिर्फ एक ही चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, विच इज लेटेंट हीट। एक लेटेंट हीट के बारे में मुझे, और वो मेरे को ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है आपको। अच्छा, एक चीज कर सकते हो क्या? ये तो किया है ग्राफ। हाँ पता है मुझे, 11:45 तक रुक सकते हो, 40:45 तक। नहीं सर रहने दो ना पूछ लो, प्लीज। मतलब पूछना तो मेरी कर्टसी थी, बताना कि मैं करवा रहा हूँ वो मेरा वो ऑर्डर है। नहीं देखो, इससे क्या होगा कि ये चैप्टर अभी हाल खत्म हो, मतलब सेशन खत्म हो जाएगा, आधे में नहीं लटकेगा, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन से आप देख रहे हो क्या था इसमें। ये पपलू सी डेफिनेशन जो मैंने बताई, इनमें था क्या? तो एक साथ वो साइकोलॉजिकल वे में फर्क पड़ता है कि नहीं हो गया है, अब हमको पढ़ना है। तो अनटिल एंड अनलेस, यार इतनी नौटंकी मत कर, आज तो तू बिल्कुल बोर नहीं हुई होगी, आज तो मैंने ढंग की चीजें ही बताई है सब। 11:45 तक सर, अभी से ना? हाँ अभी से। हाँ तो चलो ये सर। सब फटाफट बताओ। देखो 45 मैंने स्ट्रेच किया है, मैक्सिमम बोला है, उससे पहले हाँ भी हाँ ठीक है, हम समझ गए। चलो सर फटाफट बताओ। समझी ना। चलो, जो एक ग्राफ है, चलो ग्राफ की वैल्यूज में आपका टाइम बचा लेता हूँ, नोट से ग्राफ यूज कर लेता हूँ। मैं पहले तो नहीं खुद बनाओ। बनाता, पक्का, फिर रोएगी मैं तो नहीं। जल्दी छूटना है तो फिर क्यों नहीं टाइम वेस्ट करवा रही है सर? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ग्राफ है ना सर। ग्राफ बनाने को तो वैसे नहीं आता ये, बट इससे चीजें जो समझनी है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो लेके आ जाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 के नीचे आएगा नेगेटिव में। तो मैं एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूं कि सपोज करो एक आइस है, ये है -30 डिग्री सेल्सियस, ये -20 डिग्री सेल्सियस, ये -10 और ये 0, फिर 10, 20, 30, 40 अप टू 100।
अब अगर एक आइस जो -12 डिग्री सेल्सियस पर है, जब आप, अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, किसी बॉडी को हीट सप्लाई हो रही है, अब यहां से यहाँ टेक्निकल है, यहाँ पे ध्यान रखना पूरा, किसी बॉडी को हीट सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको कैसे पता लगेगा? वो फेस चेंज करेगा, उससे पता चलेगा। नहीं, पूरी तरीके से रॉन्ग आंसर है। सर क्या टेम्परेचर किसी मेजर कर बॉडी को सकते हैं? हीट सप्लाई हो रही है या नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर चेंज होगा तो पता चल जाएगा देखो, ना। आपके सामने मैंने 10 मीटर्स की दूरी पर एक बॉडी रख दी है जिसको हीट सप्लाई हो रही है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि उसको हीट मिली है या नहीं मिली है, या उससे निकाली गई है या नहीं निकाली गई है? सिद्धार्थ राइट ट्रैक पे था, कुछ बोल रहा था। सर टेम्परेचर मेजर करके करेंगे ना हम लोग। टेम्परेचर मतलब हीट की जो आंखें हैं, हीट की आईज, वो क्या है? टेम्परेचर। आपको बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता हुआ दिखे तो पता लग जाएगा कहीं से तो इस बॉडी को हीट मिल रही है, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता हुआ दिखे तो आपको ये भी पता लग जाएगा इससे हीट निकल रही है। तो वेरी गुड सिद्धार्थ, बॉडी के टेम्परेचर से पता लगता है उसको हीट मिल रही है या नहीं, मतलब हीट की आंखें क्या है? टेम्परेचर। अब देखना ये इतनी नौटंकी मैंने क्यों की आपको आंखें वाखें बोलने की। जब एक -30 डिग्री वाली आइस को आप हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कहां तक आ जाएगी? यहां तक आ जाएगी 0 डिग्री तक। तो यहां पर आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखता है, तो इस वक्त जो आपने हीट सप्लाई की होती है उस हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q = mc डेल्टा T। अभी मैंने लिखवाया था, ऐसी हीट जिसको देने से बॉडी के टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी आइस कहां पर पहुंच चुकी है? 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री पे अभी वो आइस में ही है, अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। अब हमने क्या किया, ये ग्राफ प्रैक्टिकली बना के देखा गया है। अब हमने क्या किया, उस 0 डिग्री वाली आइस को थोड़ी हीट और सप्लाई की। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो वाटर में कन्वर्ट होने लगती है। थोड़ा आइस रहेगा, थोड़ा वाटर, फिर आइस कम होगा, वाटर बढ़ेगा, आइस थोड़ा और कम होगा, वाटर बढ़ता जाएगा। उस वक्त हमने क्या देखा कि ये ग्राफ सीधा गया। सीधा जाने का मतलब क्या है? टेम्परेचर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, मतलब आपने हीट तो सप्लाई की है, क्योंकि बॉडी मेल्ट हो रही है, आइस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो डेफिनेटली हीट तो उसको मिल रही है। पर एक चीज क्या ऑब्जर्व की, पर्टिकुलरली इस जगह पर हमारी दी हुई हीट से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो 0 डिग्री पे ही थी। 0 डिग्री पे जब तक पूरी की पूरी 0 डिग्री वाली आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, यहां पे क्या होगा? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब कंप्लीटली आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ये बड़ा अजीब था, क्योंकि हम तो ये देखते थे कि साला हीट दूंगा तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, बट स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट जहां पर वो 0 डिग्री आइस पर थी और जब तक पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई 0 डिग्री, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। सिर्फ क्या हुआ? फेज चेंज। अब हमको वाटर मिल चुका है 0 पे, पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में, अब वापस से मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, अब क्या देखता हूं? वही नॉर्मल बिहेवियर, वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50, कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री तक। तो इस पॉइंट पे वाटर आ गया है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता है कि 100 डिग्री पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। तो यहां पे वही सेम चीज वापस हमने देखी कि जब तक 100 डिग्री पर वाटर जो था वो 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया, पूरी तरीके से वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक हमारी दी हुई हीट से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। वाटर अभी भी 100 पे था और स्टीम भी 100 पर ही है, सिर्फ क्या चीज हो रही है? फेज चेंज। तो इस वक्त इन दो जगह पर हमारी दी हुई हीट से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सिर्फ क्या होता है? फेज चेंज। अब जब पूरा का पूरा वाटर जो 100 डिग्री पर था वो 100 डिग्री स्टीम पे कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उस स्टीम का टेम्परेचर वापस बढ़ने लगेगा हमारी हीट सप्लाई से। तो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो तीनों जगह जो फॉर्मूला यूज होगा हीट के लिए वो ये होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो Q = mc डेल्टा T। पर यहाँ की हीट तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया
हीट बॉडी को मिल रही है या नहीं मिल रही, उसकी आंखें कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। पर यहाँ पे तो साला वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये हीट जो है वो हिडन हीट है, छुपी हुई हीट। मिल तो रही है बॉडी को, पर पता नहीं लग रहा है कि मिल रही है कि नहीं मिल रही, सिर्फ फेस चेंज करती है ये वाली। और ऐसी हिडन हीट को बोला जाता है लेटेंट। लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ही हिडन होता है, छुपी हुई हीट। कि हीट सप्लाई तो हो रही है बट उससे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सब्सटेंस का फेस, बॉडी का फेस चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। जब तक वो कंप्लीटली दूसरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। पर एक बार वो कन्वर्ट हो गई उसके बाद आपकी हीट उसका टेम्परेचर वापस से बढ़ाने लग जाती है। ऐसी हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट, जिसका फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है एल। लेटेंट हीट का रिप्रेजेंटेशन होता है एल और फॉर्मूला होता है क्यू बाय एम। तो Q इज इक्वल टू एम एल। तो दो फॉर्मूले मैंने बताए, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे बताओ? चलो, जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। वेरी गुड, जब सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो। बट जब फेस चेंज हो रहा हो तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तब हीट का आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एम एल, जिसमें एल क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट। फ्यूजन और वेपर। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन नोट्स में देखो क्या दी होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise, the amount of heat required to change the state of unit mass of a substance at constant temperature and pressure. The amount of heat required to change the state या phase of unit mass of a substance at constant temperature and pressure is called latent heat of that substance. किसी को डाउट है इसमें? मेरे डायग्राम में लेटेंट हीट कितनी जगह दी गई थी? 2। एक जगह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था और एक जगह लिक्विड गैस में, स्टीम में कन्वर्ट हो रही थी। तो बेसिकली लेटेंट हीट की भी दो वैरायटी बन जाती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो यहाँ पे दी जा रही होती है। यहाँ पे फ्यूजन की प्रोसेस हो रही थी ना, अभी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है, तो ये हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यस परिश्री? सर सब्लिमेशन में लेटेंट हीट का क्या होता है? सब्लिमेशन नहीं होता बच्चा, वहां पे लेटेंट हीट डायरेक्टली सॉलिड से, उधर वाला कंसेप्ट नहीं आता है। उधर हीट देने की जरूरत हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही उड़ जाता है, तो वो कंसेप्ट हमको नहीं पढ़ना होता है। हमको जो स्टैंडर्ड है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसको पढ़ रहे होते हैं। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो जो हीट सप्लाई करते तो लेटेंट हीट होगी, ये भी लेटेंट हीट होगी, पर दोनों के टाइप हो जाएंगे। इधर दी हुई लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इधर दी हुई लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, कौन सी लेटेंट हीट ज्यादा होती है, वेपराइजेशन या फ्यूजन? वेपराइजेशन या फ्यूजन, दोनों में से कौन सी ज्यादा होती है? क्यों? वेपराइजेशन ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? याना का आंसर सही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब -30 या 20 जो भी है वहां से 0 आता है, तब जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में यूज होती है ना, वो कम होती है। पर जब पूरा टेम्परेचर 0 से 100 में जाता है ना, तो ज्यादा बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होते हैं। याना एक तो चीज तू गलत कर रही है, तू लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करते वक्त इस जगह का टेम्परेचर यूज कर रही, ये वाला, इसको नहीं देखना है। लेटेंट हीट तो यहाँ पे दी गई है, ये वाले लाइन को नहीं देखना है। बट तूने दूसरी चीज अच्छी बोली अभी कि देखो, अगर लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उसके बॉन्ड्स को थोड़ी एनर्जी दोगे, वो ब्रेक होने लगेंगे, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक होने लगेगा और बिखर जाएंगे। मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में डिफिकल्टी नहीं होती है। बट अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल्स को बहुत दूर भेजना पड़ता है, तब जाके लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। तो उस वक्त आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर आइस को आप कन्वर्ट कर रहे हो वाटर में, तो आपको आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको थोड़ा ही वीक करना है। जैसे ही थोड़ा वीक करोगे बिखर जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में। बट पानी को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर नहीं, बहुत दूर भेजना पड़ेगा, तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, और बहुत दूर भेजने के लिए एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है। इसका आंसर
एग्जाम्पल नंबर 17 में रीड करो, समझ आ रहा है क्या? हर्ष रीड कर दे लाउड। Yes, sir. The energy required to completely separate the molecules moving from liquid to gas is much greater than if you were just to reduce their separation solid to liquid. Hence, the reason why the latent heat of vaporization is greater than the latent heat of fusion. क्लियर है? अब देखो नोट्स में थोड़े करेक्शन से वो करो। यहाँ पे फ्यूजन वर्ड लिखा हुआ है, अरे वेपराइजेशन को डिफाइन करे तो फ्यूजन नहीं आ सकता, तो यहाँ पे वेपराइजेशन लिखो। और यहाँ पर भी उन्होंने डिनोटेड बाय एलएफ लिख दिया, ऊपर वाला एलएफ है, नीचे वाला तो लुई विटॉन है, एलवी, ठीक है, एल सबस्क्रिप्ट वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है भाई, अब आपका सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट बचता है, वो मैं आपको 5 मिनट पहले, देखो 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से वो थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। मैं जो प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन में सिर्फ 3 पॉइंट है, या 3 पॉइंट के लिए एक पूरा क्लास लेना वो मुझे लगता है वेस्ट है। तो इफ पॉसिबल हुआ तो मैं उसका 3 पॉइंट, 2 ही पॉइंट है मेन, तो उनका एक वीडियो लेक्चर से ही बना दूंगा छोटू सा, एक में एक लॉ समझा दूंगा, एक में एक लॉ समझा दूंगा, तो बड़े छोटे से लिख लिख के, तो वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास से पहले प्रोवाइड कर दूंगा। सर ये और इसके जो 11.2 के न्यूमेरिकल्स नहीं? 11.1 और 2 के न्यूमेरिकल्स दोनों के ही वीडियो लेक्चर में बनवा रहा हूँ, तो और उससे क्या होगा? हाँ बोलो। सर वो कुछ वो डिस्कशन चल रहा है ना सर कि वो कुछ 5 दिन वो अभी हम सब बच्चों से बात करके ही फाइनल कर पाएंगे, अगर सबका है, और आपकी बैच का भी एक दिन तो बढ़ने ही वाला है, तो मान के चलो ट्यूसडे फ्राइडे, नहीं क्या आपका डेट है अभी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो सैटरडे कर देंगे अपने, सैटरडे या फ्राइडे दोनों में से बोलो। फ्राइडे नहीं सर, फ्राइडे सर, फ्राइडे नहीं सर, सैटरडे नहीं सर, प्लीज सर। सैटरडे सर वीकेंड पे कुछ नहीं होना चाहिए। ना, ऐसा थोड़ी अरे लगन में आया वीकेंड में कुछ नहीं होना चाहिए। रुको, वेट करो या ना